मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे मई महीने के राशिफल की और आज बात होगी सबसे पहली राशि मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा ये बताएंगे। आपके कामकाज के लिहाज से, आय के लिहाज से, आपके रिलेशनशिप के लिहाज से, आपकी स्टडीज के लिहाज से और आपकी हेल्थ के लिहाज से। यहाँ पर ये जो कुंडली लगी हुई आप देख रहे हैं, ये 1 मई के दिन की कुंडली है। 1 मई को सूर्य और शुक्र आपके राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। शुक्र जो है वो यहाँ पर गोचर ठीक है, लेकिन सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होता। गुरु दूसरे भाव में बहुत अच्छे गोचर में आ गए हैं आपके। पहले चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे थे, लेकिन अब धन भाव में आ गए हैं, तो इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस पर एक स्पेशल वीडियो भी लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या फायदा होगा। गुरु शुभ गोचर में है, शुक्र शुभ गोचर में है, केतु छठे भाव में शुभ गोचर में है, चंद्रमा दशम में अच्छे हैं, शनि 11वें में अच्छे हैं, लेकिन मंगल बुध और राहु 12वें में अच्छे नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहला परिवर्तन, जैसे मैंने बताया कि गुरु 1 मई को ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आगे चले जाएंगे। 10 मई को यहाँ पर बुध का गोचर होगा। बुध यहाँ पर आपकी कुंडली में आकर राशि के ऊपर से गोचर करना शुरू करेंगे। यहाँ पर गोचर अच्छा नहीं था, यहाँ पर भी अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके मुकाबले तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल और राहु के बीच में फंस गए, राहु केतु के बीच में बुध फंस गए थे, तो यहाँ पर आके थोड़े से ठीक हो जाएंगे। लगन में वैसे बुध पड़ा हो, लगन कुंडली में तो अच्छा होता है, लेकिन गोचर में अच्छा नहीं होता। खैर, आगे देखेंगे। 14 को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, आगे चले जाएंगे, गुरु के साथ हो जाएंगे यहाँ पर। और 19 को राशि परिवर्तन होगा आपके शुक्र का। ये यहाँ पर 3 ग्रह आ जाएंगे एक साथ। तो यहाँ पर इसका क्या फल होगा, गोचर फल क्या होगा, महीने में कैसी रहेगी स्थिति आपकी, इसके ऊपर सारी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये 19 अप्रैल के बाद की स्थिति है, जहां पर आपके लिए ये सिनेरियो बन रहा है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि कर्म कैसा रहेगा, काम कैसा रहेगा, आय कैसी रहेगी। तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा हुआ है कर्म स्थान को गुरु के गोचर का। गुरु पहले यहां पर गोचर कर रहे थे, इस भाव पर दृष्टि नहीं जा रही थी। अब गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं दूसरे भाव में, ये धन का भाव है। गुरु छठे को एक्टिव करेंगे और 10वें को एक्टिव करेंगे। ये भाव तो एक्टिव हो ही गया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु इस लगन के लिए या इस राशि के लिए मित्र हैं। ये मंगल की राशि है तो मित्र है। इस राशि के जो प्रोफेशनल लाइफ में इस समय जातक हैं, मान लीजिए रफली 30 से 50 की एज के या 25 से बाद के 45 की एज के जितने भी जातक हैं, ये सब या चंद्र की दशा से गुजर रहे हैं या मंगल की दशा से गुजर रहे हैं। तो लग्नेश की हुई एक तरीके से दशा चल रही है या चौथे भाव की दशा चल रही है, मैं महादशा की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ऐसी दशा में आपका मित्र गुरु शुभ गोचर में आ जाए, तो निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा होता है। तो कर्म के स्थान का स्वामी शनि 11वें भाव में शुभ गोचर में आय स्थान में बैठ गया। धन स्थान गुरु के द्वारा ऑक्युपाइड हो गया, शुक्र भी वहां पर आ गए, शुक्र अपनी राशि के आ गए। तो ये स्थिति अच्छी है एक तरीके से। धन स्थान के स्वामी धन स्थान में गुरु के साथ आए, जब ऐसी स्थिति लगन कुंडली में बन जाती है तो इसको विपुल धन योग कहते हैं, क्योंकि आय स्थान और धन स्थान दोनों के कारक गुरु होते हैं। और जब धन स्थान के स्वामी का गुरु के साथ संबंध बन जाता है, तो वो विपुल धन योग की प्राप्ति करवाता है। यहाँ पर धन भाव और कर्म स्थान एक्टिव हो गए, यानी कि आपका कोई भी कारोबार है अब ये चलना शुरू होगा। जहां पर रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें अब खत्म होगी। खासतौर पर कारोबार में, कहीं पर भी किसी भी तरह का काम है, आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे फ्रीलांस का काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, तो ये इकोनॉमिक ट्रायंगल आपका एक्टिव हो गया। यहाँ पर निश्चित तौर पर धन में वृद्धि कराने वाला ये गोचर होगा आपके लिए। आगे देखते हैं। ये तो कर्म और आय की बात हो गई। यहां पर यदि मैं गुरु की पोजीशन वैसे देखूं, आय स्थान के लिहाज से देखूं, तो यहां पर भी आय स्थान से भी केंद्र में आ गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि आय स्थान से गुरु चौथे भाव में आ गए। अगेन वहां से अच्छा है, वो केंद्र में आ गए ना आय स्थान के, तो वो स्थिति भी अच्छी हो गई आपकी। अब आगे देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये सप्तम भाव है, ये शादी का भाव है। यहां से हम पार्टनरशिप देखते हैं। मैरिटल पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप इसी भाव से देखी जाती है। तो पहले तो यहां पर शुक्र रहेंगे 19 दिन, अपने भाव को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन सूर्य भी रहेंगे। सूर्य यहां पर उच्च के हो जाते हैं, और जब सूर्य आपकी कुंडली में उच्च के हो जाते हैं या लगन में आके बैठ जाते हैं, राशि में आकर बैठ जाते हैं, तो क्या करते हैं, आप में जो सुनने का मादा होता है वो नहीं रहता, वो क्षमता नहीं रहती आप में एरोगेंस आ जाती है। वो एरोगेंस आप में 14 तारीख तक रहेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि इसको प्रभावित कर रही है, सूर्य इस भाव को प्रभावित कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर आप सामने वाले बात को तवज्जो नहीं दोगे, यानी कि आपका पार्टनर, भले ही आप महिला हैं भले ही आप पुरुष हैं,
तो कोशिश करिए कि पहले 14 दिन अपनी मत सुनाइए, सामने वाले की भी सुनिए। हो सकता है वहाँ पर कोई चीज़ें अलग निकल कर आएँ सामने से। कई बार हम जब सामने वाले को स्पेस नहीं देते तो चीज़ें दिक्कत भरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैसेज ऑफ द मंथ यही है कि सामने वाले को ज़रूर सुनिए, 14 तारीख तक तो ज़रूर सुनिए। उसके बाद तो आपको सूर्य आपका आगे निकल जाएगा, गुरु वाणी वाले भाव में बैठे हैं, शुक्र आगे चले जाएंगे, तो वाणी वाला भाव आपका बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हैं मैरिटल लाइफ में, खास तौर पर ये थोड़ी सी आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। बाकी जो सिंगल्स हैं उनके लिए शुक्र जब लगन में आ गए हैं या जो किसी के साथ कमिटमेंट में है, जिनका किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है, तो जब शुक्र लगन में आ गए तो शुक्र रोमांस के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं। तो निश्चित तौर पर यह महीना ऐसा रहेगा, 19 दिन तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे जब यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शादी भी हो सकती है इस अवधि के दौरान और आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय भी बिता सकते हैं पहले 19 दिन में, क्योंकि शुक्र आपके मन को रोमांचित रखेगा। आप पार्टनर के साथ मिलना चाहेंगे, शुक्र इच्छाओं का कारक है, वो इच्छाएं आपकी हाई साइड पे रखेगा। तो यहाँ पर जो लोग कमिटमेंट में हैं उनके लिए समय अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आपका कि यहाँ पर राहु जो है वो चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, ये माँ की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर मैरिड लोगों की भी बात हो गई, सिंगल्स की भी बात होगी। आगे हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ वाला जो भाव है, छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है, ये यहाँ पर केतु का गोचर है, ये गोचर शुभ होता है। गुरु की दृष्टि इस भाव के ऊपर आ गई। सूर्य हेल्थ के कारक होकर लगन में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य पंचमेश भी हैं, तो हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं आने वाला। लेकिन चूंकि राहु और मंगल भी दोनों इस भाव को देख रहे हैं, इस भाव के स्वामी बुध वो भी यहाँ पर पहले बैठकर अपनी राशि को देख रहे होंगे, तो वो भाव को प्रोटेक्शन मिल रही है। लेकिन सिर्फ एक जगह जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वो है आपकी माँ की हेल्थ। यहाँ पर राहु चौथे भाव को देख रहे हैं, ये माँ का भाव होता है, तो थोड़ी सी वहाँ पर परेशानी हो सकती है। अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं आ रहा। आगे देखते हैं आपकी स्टडीज कैसी रहेगी। स्टडीज के लिहाज से यदि मैं देखूं तो बुध का यहाँ पर आ जाना, गुरु का दूसरे भाव में चले जाना और शुक्र का भी यहीं पर रहना एक तरीके से अच्छा है। 19 तारीख तक तो यहीं पर रहेंगे। तो जो बच्चे सेशन शुरू कर रहे हैं नया स्टडी का, उनके लिए समय अनुकूल है, क्योंकि चंद्रमा से दूसरे गुरु का गोचर शुभ है। गुरु आपकी कुंडली में एकेडमिक एजुकेशन को छोड़कर यदि मैं अप्लाइड एजुकेशन की बात करूं तो उसके कारक है। बुध से हम एकेडमिक एजुकेशन देखते हैं, तो बुध का इसी महीने में 10 तारीख को ही आपकी कुंडली में जो है वो चंद्रमा के ऊपर से गोचर करना, वो एक तरीके से स्टडीज के लिए अच्छा है। ये फोकस बनाने में थोड़ी सी मदद करेगा आपकी। बाकी जो बच्चे स्टडीज़ में हैं उनको मेडिटेशन थोड़ा सा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर मई में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सुबह जितना जल्दी उठेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे और थोड़ा देर मेडिटेशन करेंगे, तो उससे आपको स्टडी में फोकस बनाने में हेल्प मिलती है। तो ये मेष राशि के जातकों का राशिफल है मई महीने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।